चैप्टर 65। बड़ी ब्रो, लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। रात के वक्त नकली देव सुमित्रा जी के कमरे से निकलकर बाहर आकर देखता है जहां हर तरफ अंधेरा था। नकली देव आगे बढ़ते हुए सारे घर को अच्छे से देख रहा था। वो हर एक कमरे को भी अच्छे से चेक कर रहा था जो लॉक थे। ये काम वन्या का था क्योंकि वो उस बहरूपिया पर भरोसा नहीं कर सकती थी। देव अपने मन में यहाँ तो हर एक कमरा लॉक है, लगता है कुछ ज्यादा ही चौंकने रहते हैं इस घर के लोग। अब मैं वो कैसे करूं जो मैं यहाँ करने आया हूँ। अब तो सुबह ही कुछ होगा जब इस घर में कोई नहीं होगा। ये बोल वो वापस सुमित्रा जी के कमरे में चला जाता है। वही सुबह की वक्त वन्या की नींद उसका फोन खोलता है जो काफी देर से बजे जा रहा था। वन्या अपनी आंखें पूरी भी नहीं खोलती और फोन को अपने कान से लगा लेती है। उसे सच में बहुत नींद आ रही थी। समक्ष ने उससे सारी रात सोने नहीं दिया था। भले ही शुरुआत उसने करी थी लेकिन वो अब खुद पछता रही थी। तभी वन्या अपना ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है लक्ष्य की आवाज सुनकर। लक्ष्य, वन्या क्या तू मुझसे आज सुबह ही मिल सकती है? ये बहुत जरूरी है। वन्या, लक्ष्य सॉरी पर मैं अभी भी नींद में हूँ। ऐसा कर तू शाम को घर आजा, सृष्टि भी आ रही है, उससे अपना सगाई का निमंत्रण देना है। लक्ष्य, ठीक है कोई नहीं, मैं आ जाऊंगा सृष्टि के साथ। ये सुन वन्या कॉल कट करती है और उठने ही लगती है कि समक्ष उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है। वन्या समक्ष का हाथ हटाते हुए, समक्ष हटाओ अपना हाथ, मुझे मंदिर साफ करना है। समक्ष अपनी पकड़ वन्या की कमर पर और टाइट करते हुए कहते हैं, थोड़ी देर और सो जाओ ना मेरे साथ, बहुत सुकून मिल रहा है ऐसे। वन्या, नहीं समक्ष प्लीज, मुझे बहुत सारे काम है, छोड़ो मुझे। और आप ये बताओ हैं कि सबसे पहले मुझे क्या करना है उस बहरूपिया को सामने लाने के लिए। समक्ष वैसे ही आंखें बंद करे हुए कहते हैं, मिस्टर एंड मिसेज कपूर को घर से बाहर भेज दो 1 घंटे के लिए और उस इंसान को टाइम बढ़ाकर बताना। वन्या ये सुन कुछ सोचती है और फिर जल्दी से समक्ष के होठों को छूकर बाथरूम में भाग जाती है। समक्ष मुस्कुराते हुए, आज बच गई किटन, लेकिन अगली बार नहीं बचोगी मुझसे। थोड़ी देर बाद वन्या पलाजो सूट पहने मंदिर की तरफ जा रही थी कि उससे सुमित्रा जी पहले से ही वहां बैठी मिलती है जो मंदिर की थाल सजा रही थी। वन्या, माँ आप कहीं जा रही हो? सुमित्रा जी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो वन्या अपने दोनों कानों को पकड़कर कहती है, माँ अभी भी गुस्सा हो? अच्छा मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, वो भी कान पकड़कर देखो। सॉरी माँ, आगे से मैं रोज फोन करूँगी पक्का, और अब इस परिवार को कभी कुछ नहीं होगा, ना मेरी वजह से ना किसी और की वजह से। सुमित्रा जी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, वो वैसे ही मुंह फेरे बैठी रहती है। ये देख वन्या आंखों में आंसू भर जाने लगती है कि सुमित्रा जी कहती है, ये सब तो ठीक है लेकिन तेरी पिछली गलतियों की ये सजा है कि आज का सारा ब्रेकफास्ट तू बनाएगी, वो भी मेरे बेटे की पसंद का, बोल मंजूर है? वन्या ये सुन झट से स्माइल करती है, फिर सुमित्रा जी के गले लग जाती है। आप कहो तो मैं 56 भोग भी बना दूं आपको मनाने के लिए। आपको पता है मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ आपके लिए, लेकिन आपकी नाराजगी नहीं। सुमित्रा जी बस नौटन की शादी होने के बाद भी बच्चों की तरह रोती है। वन्या हंसते हुए, अरे मैं आपके नाराज होने पर बूढ़ी होकर भी बच्चों की तरह रोऊंगी। सुमित्रा जी, अच्छा चल जा खाना बना, मैं ये थाल सजाकर आई, आज मुझे मंदिर जाना है। वन्या ये सुन जाते हुए कहती है, पसंदीदा खाना बनेगा लेकिन इस घर के असली बेटे के लिए, बहरूपिया के लिए नहीं। वही अस्पताल में बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था। सुनीता जी को कई सालों बाद इतनी खुशियां एक साथ मिली थी, उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। सोनी स्माइल करते हुए, चलो माँ अब घर चले, बोलते सोनी रुक जाती है। सुनीता जी क्या हुआ? सोनी उदास होते हुए, मॉम अब हम कहाँ जाएंगे? डैड हम लोगों को वापस घर नहीं आने देंगे। ये सुन सुनीता जी सोनी को देखने लग जाती है। निमित, अरे आप लोग परेशान क्यों हैं? तापस का इतना बड़ा बंगला है, वहाँ सब अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तापस, नहीं निमित, हम लोग खन्ना मैंशन ही जाएंगे, बहुत पुराने हिसाब मुझे पूरे करने हैं और माँ का असली घर वही है जिसके लिए ना जाने माने कितनी कुर्बानियाँ दी है, तो अब हक भी माँ का बनता है, इसलिए हम सब वहीं रहेंगे। तुम जाओ और डिस्चार्ज पेपर लेकर आओ, हम अभी निकल रहे हैं घर के लिए।
वही रुद्र सीसीटीवी फुटेज में सिद्धार्थ की शक्ल देखकर हैरान हो जाता है। ये देख वो लैपटॉप बंद कर बालकनी में जाता और सामने सिद्धार्थ को देखकर फिर से शॉक हो जाता है। सिद्धार्थ की नज़र अभी तक रुद्र पर नहीं पड़ी थी, वो अपने ही सपनों की दुनिया में खोया हुआ था जहां वन्या और वो इस घर में अपने रोमांटिक पल एंजॉय कर रहे हैं। सिद्धार्थ उसे टीज कर रहा है और वो शिकायत कर रही है उसकी रुद्र से और दर्शनी जी से। तभी सिद्धार्थ की नज़र में रुद्र पर पड़ती है। रुद्र को देख उसकी आंखों के सामने भी सारे पल आने लगते हैं जो उसने अपने भाई के नाम किए थे। रुद्र को कुछ मिनटों तक अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता कि उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा है, उसका भाई खड़ा है जिससे उसने खो दिया था हमेशा हमेशा के लिए। रुद्र भागकर नीचे आता है। रुद्र अब सिद्धार्थ से बस 5 कदम की दूरी पर था। सिद्धार्थ अपनी आंखों में प्यार लिए रुद्र को देखकर कहता है, गले नहीं लगेगा अपने भाई के। रुद्र एक कदम पीछे होते हुए, नहीं आप मेरे भाई नहीं हो सकते, आप मेरे सिद्धार्थ भाई नहीं हो सकते, वो तो बहुत पहले हमें छोड़कर हमसे काफी दूर जा चुके हैं, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। सिद्धार्थ एक कदम आगे बढ़ते हुए, रुद्र देख मैं तेरा भाई हूँ, मेरी तरफ देख, मैं कुछ समय के लिए गया था तुमसे दूर, लेकिन इतनी दूर नहीं कि कभी लौट कर ही ना पाऊँ। फिर अपने हाथ आगे करके, रुद्र तू अपने भाई को नहीं पहचान पा रहा है, मैं सिद्धार्थ हूँ तेरा बड़ी ब्रो। ये बोलते हुए सिद्धार्थ का गला भर आता है। रुद्र शक की निगाहों से सिद्धार्थ को देखते हुए, अच्छा आप मेरे बड़ी ब्रो हैं ना, तो कहा थे इतने टाइम तक, कहा थे बताओ जब मम्मी आपकी याद में दिन रात रो रही थी तब कहा थे आप, जब मुझे और वन्या को सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी तब कहा थे आप, हम क्यों छोड़ गए दर्द में। सिद्धार्थ अपने मन में, ये तुमने अच्छा नहीं किया समक्ष सचदेवा, आज मेरा अपना भाई मुझे शकी निगाहों से परख रहा है, वो भाई जो एक नज़र में मेरा हाल जान जाता था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं आ रहा हूँ तुमसे अपनी अपनी हर एक तकलीफ का बदला लेने। रुद्र जवाब दो ना बड़ी ब्रो। सिद्धार्थ अपनी आंखों का पानी साफ करके, रुद्र में कोमा में था, मुझे बुलेट्स लगी थी, मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं आना चाहता था तुम्हारे पास लेकिन चाहकर भी नहीं आ पाया। मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे तुझे विश्वास हो कि मैं ही सिद्धार्थ हूँ। रुद्र कुछ कहता कि दर्शनी जी घर से बाहर आ जाती है। उनकी सबसे पहली नज़र सिद्धार्थ पर जाती है जो रुद्र को समझा रहा था। दर्शनी जी भागकर आती है और सीधा सिद्धार्थ के गले से लग जाती है। मेरा सिद्धार्थ आ गया रुद्र, मैंने कहा था ना मेरा सिद्ध लौट आया है। सिद्धार्थ भी उन्हें गले लगाकर रोने लग जाता है। वही वन्या का फोन बजाता है। ये एक संदेश था जो समक्ष ने भेजा था जिसमें लिखा था प्लान नंबर 1 शुरू करें। ये देख वन्या जूस का ग्लास उठाकर और ब्रेकफास्ट रखकर देव के कमरे में जाकर कहती है, भाई ये लो ब्रेकफास्ट। वो असल में मम्मी और पापा मंदिर गए हैं और मैं समक्ष भी बाहर जा रहे हैं किसी काम से, दोपहर तक लौटेंगे, आप ब्रेकफास्ट कर लेना। ये सुन देव के चेहरे पर बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है, जैसे उससे इसी मौके का इंतजार था। वही थोड़ी देर बाद तापस और बाकी सब खन्ना मेंशन पहुंचते हैं जहां वीना जी अपनी नकली आंसू बहाकर सोनी और सुनीता जी की फिक्र जता रही थी, नहीं असल में मिस्टर खन्ना को भड़का रही थी। तभी वीना जी के कानों में एक आवाज़ पड़ती है, बस चाची जी इतना मत रोइए वरना बाद में आप नकली आंसुओं का बदला भी हमसे ही लोगे। वही देव पूरा घर खाली देखकर हर एक कमरे में जाकर छोटे छोटे बम फिट करने लगता है। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 66 मेन ऐब और दूरी नहीं से सकता। आइए अपनी कहानी जारी रखें। समक्ष और वन्या इस वक्त कार में बैठे नकली देव की सारी हरकतें देख रहे थे। वो कार उस घर से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। फोन वन्या के हाथ में था, वही समक्ष के आगे लैपटॉप खुला हुआ था, वो ब्लूटूथ से किसी को निर्देश दे रहा था। वन्या फोन देखते हुए कहती हैं, समक्ष अब मुझे जाना चाहिए वरना ये पता नहीं कहाँ बम फिट कर देगा। समक्ष ब्लूटूथ ऑफ करके, फिकर मत करो किटन, उसका इलाज भी है मेरे पास। फिर समक्ष लैपटॉप साइड कर वन्या के माथे को चूम कर कहता है, अब प्लान नंबर 2 शुरू करते हैं। और हाँ कुछ भी दिक्कत हो तो बस एक आवाज़ मारना मुझे। वन्या समक्ष के हाथ को पकड़कर, समक्ष ये मेरी लड़ाई है, मैं लड़ लूंगी।
समक्ष भूलो मत किटन, तुम्हारी हर एक चीज पर बस मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अब वो चाहे तुम्हारी लड़ाई हो या तुम्हारे दुश्मन। ये फिर बोल समक्ष वन्या को ऊपर से नीचे तक निहारता है, क्योंकि इस वक्त वन्या ने जीन्स और शॉर्ट कुर्ती डाल रखी थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी, खासकर के समक्ष को। वन्या उसकी बातों का मतलब समझ जाती है, फिर समक्ष के हाथों को चूम कार से बाहर निकल जाती है। समक्ष वन्या को जाता है और ब्लूटूथ ऑन करके कहता है, जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। अगर इसमें मेरी किटन को एक खरोंच भी आती है तो तुम सब बहुत बुरी मौत मरोगे। वही सिद्धार्थ को देख दर्शनी जी बहुत भावुक हो जाती है, और रुद्र को भी अब थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था कि सामने खड़ा शख्स सिद्धार्थ है, लेकिन 100% निश्चित होने के लिए अभी भी उससे पक्के सबूत चाहिए थे। दर्शनी खुद के आंसू पोंछ सिद्धार्थ को चुप करवाती है और उसे घर के अंदर लेकर जाने लगती है। घर के अंदर सिद्धार्थ को दर्शनी जी के साथ देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। कविता जी, मुकेश जी, अनुज और सुहानी के मुंह खुलने के साथ साथ आंखें भी बाहर आने को होती है जब सिद्धार्थ पास आकर कविता जी और मुकेश जी के पैर छूता है और अनुज और सुहानी के गले लगता है। उनके चेहरों को देखकर ही पता चल रहा था कि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दर्शनी जी सिद्धार्थ को सीधा अपने कमरे में ले जाती है। सुहानी ये देख कविता जी के पास खिसक कर कहती है, मॉम अब हम वो कैसे करेंगे जो हम करने वाले थे, अब तो इस घर का असली वारिस वापस आ गया है। कविता जी धीरे बोल, और रही बात हमरे प्लान की तो उसमें तो हम कामयाब होकर रहेंगे, चाहे सिद्धार्थ आए या सिद्धार्थ का बाप मतलब तुम्हारा चाचा। लेकिन पहले ये पता लगता है कि सिद्धार्थ मरकर जिंदा कैसे हो गया। वही स्वराज अपने केबिन में बैठा बाइसा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। बाइसा, और कितना इंतजार करने पड़ेगा हमें स्वराज, अब हमें वो चाहिए जो हमारा है। स्वराज, बस आज का दिन दे दीजिए बाइसा, आज शाम तक आपके सामने नतीजा आ जाएगा। बाइसा, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। वही खन्ना परिवार में वीना जी अपने आंसू बहाते हुए, भाई साहब मैं तो सोनी को खाना पूछने गई थी, लेकिन वो भी अपनी माँ की तरह सब छोड़कर भाग गई। अरे मैंने तो चिंता के मारे उससे कमरे में बंद किया था, फिर मैं खाना भी लेकर गई ये सोचकर कि उसकी माँ ने सारे रिश्ते तोड़े हैं इस घर से, लेकिन उसकी चाची माँ तो है ना जो उसकी फिक्र करती है, उसकी चिंता करती है। ये बोल वीना एक बार फिर रोने लगती है। तभी वीना जी के कानों में एक आवाज़ पड़ती है, बस चाची इतना मत रोए वरना बाद में आप इन नकली आंसुओं का बदला भी हमसे ही लोगी। ये सुन सब दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां तापस, सुनीता जी, सोनी और कृति खड़े थे। नहीं, असल में कृति व्हील चेयर पर थी क्योंकि अभी उससे रिकवर होने में वक्त लगेगा। ये देख मिस्टर खन्ना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वही वीना जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है कि उसकी सभी बातें ये सब इतनी देर से सुन रहे थे। फिर वीना जी झट से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है, जी सोनी आप लोग आ गए, मैं आप लोगों का कब से इंतजार कर रही थी। फिर सुनीता जी गले लगकर कहती है, माता रानी का शुक्र है जीजी आप ठीक हो, मैं तो कब से प्रार्थना कर रही थी। तभी सोनी वीना जी के आगे आकर कहती है, चाची जी आप मेरी माँ के गले मत लगिए, वो क्या है ना, मेरी माँ को वो लोग जरा भी नहीं पसंद जो उन्हें गले लगाकर उनकी पीठ पर चुरा घोंपते हैं। मिस्टर खन्ना जी तेज आवाज में, सोनी बदतमीजी मत करो, भूलो मत वो तुम्हारी चाची है जिसने इस परिवार की मान मर्यादा के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया है। तापस सभी को लेकर अंदर आता है। मिस्टर खन्ना कुछ कहते कि सोनी कहती हैं, हाँ सही कहा डैड, आपने चाची जी ने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। एक माँ को उसके बच्चे से अलग किया, आपको माँ के खिलाफ किया है, और साजिशें कितनी की है ये इन्हें खुद ही नहीं पता। वाकई ही बहुत मुश्किल काम है ये। मिस्टर खन्ना सोनी पर हाथ उठाते हुए, सोनी। तभी मिस्टर खन्ना का हाथ तापस रोक देता है। वीना को ये सुन बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, अपनी जबान संभाल कर बात करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, किया तो तुम्हारी माँ ने है, एक बिन ब्याही माँ। तापस सर्द आवाज में, इनफ। मिस्टर खन्ना क्यों सच कड़वा लगा, और तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए, तुम सड़क छाप लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सुनीता जी बस कीजिए, ये मेरा बेटा है, कोई सड़क
मिस्टर खन्ना, ओ तो अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई है। भूलो मत तुम्हारे ऊपर मेरे कितने एहसान, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए और तुमने क्या किया है मेरा लिए। ये सुन तापस सुनीता जी को सोफे पर बैठा कर कहता है, हाँ सही कह रहे हैं आपको, आपने बहुत कुछ किया है, लोगों की बातों में आए हैं आप। अपना हस्त खेल घर खुद उजाड़ा है आपने और अपने ही बेटे का एक्सीडेंट करवाया है आपने। ये सुन सब हैरान हो जाते हैं। तभी तापस कहता है, और अगर आप अपनी मान मर्यादा को बनाना चाहते हैं, जेल नहीं जाना चाहते हैं और सबसे जरूरी बात बिजनेस को डूबते नहीं देखना चाहते, तो हम सबको इस घर में रहने दीजिए। मिस्टर खन्ना, तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। नितिन, डैड आप क्यों सुन रहे हैं इसकी, बाहर निकाल फेंके इसे अभी के अभी। तापस नितिन को देखकर, उधर क्या सिफारिश कर रहे हो, मुझे देखकर बोलो। नितिन, मैं तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तापस, मेरे साथ भी ऐसा ही है। वही मिस्टर खन्ना गुस्से में जाते हुए एक नज़र कृति को देखते हैं, फिर कहते हैं, तुम्हें तो मैं इस घर से निकाल कर रहूंगा। तापस, कोशिश जरूर करिएगा। वही देव बम फिट करके जैसे ही पलटता है तो पीछे वन्या को देखकर हैरान हो जाता है। वन्या, क्या हुआ मेरे नकली प्यारे भैयाजी, डर गए? उफ, मैंने तो आपको पकड़ लिया। ये देख देव पहले डर के एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाता है, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लग जाता है। देव जोर जोर से ताली बजाकर कहता है, वन्या वन्या, तुम कितनी भोली हो, जो हर किसी की बातों में आ जाती हो। सिर्फ तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं भी तुम्हें पहचान गया हूँ। ये बोल फिर देव वन्या के चेहरे के करीब आकर कहता है, वो क्या है ना, काफी पुराना रिश्ता है हमारा, हम एक दूसरे की रग रग से वाकिफ है। फिर वन्या के कान के करीब जाकर उससे ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया, मुझसे भी अब और ड्रामा नहीं किया जा रहा था तुम्हारा भैया बनने का। हाँ, सैया बनता तो सारी उम्र गुजार देता है इस ड्रामा में। वैसे सैया से याद आया है, कल आवाजें सुनी मैंने तुम्हारे बेडरूम की, लगता है समक्ष साहब बहुत खुश रखते हैं तुम्हें। ये सुन वन्या के हाथ की मुट्ठी कस जाती है। देव आगे कहता है, ये मौका जरा हमें। देव आगे बोलता है, उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ता है। मुक्का इतना ठोस था कि देव के होंठों से खून आने लगता है। देव पीछे दीवार से जाकर टिक जाता है। वन्या गुस्से में, तुम्हें तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि अपनी हद में रहो, क्योंकि मुझे पता है तुम जैसा कमीना इंसान उस हद के भी लायक नहीं है। अरे कुछ और कुछ ना सही, जिस रूप में खड़े हो उसी की इज्जत कर लो, जब भी मुंह खोलते हो कुछ वाहियात ही बोलते हो। देव मुस्कुराते हुए अपने होंठों से खून साफ करके कहता है, आज जितनी तीखी हो उतनी ही मजबूत भी, अब ऐसी लड़की पर दिल और नियत ना फिसले तो क्या फायदा मर्द होने का। वन्या, अपने आप को मर्द कहते हुए शर्म नहीं आती? असली मर्द वो होता है जो सामने से वार करता है, लेकिन तुमसे तो ये भी ना हुआ, छुपकर वार करने वाले को मर्द नहीं कहते। ये सुन देव को गुस्सा आ जाता है और वो अपना नकाब उतार कर फेंक देता है। वन्या ये देख कुछ रिएक्ट करती है, देव उसका हाथ पकड़कर पीछे दीवार से लगा देता है। वही सिद्धार्थ अपनी कमरे को बहुत अच्छे देख रहा था। ये काम आज भी वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। उसके पीछे बैठे दर्शनी जी और रुद्र बड़े ध्यान से सिद्धार्थ की हर एक हरकत को देख रहे थे। सिद्धार्थ अपने कॉलेज टाइम की तस्वीरों पर हाथ फेरते हुए कहता है, माँ मुझे मेरी वन्या, मेरी वाइल्ड कैट से मिलना है। प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलो, मैं अब और दूरी नहीं सह सकता। ये सुन रुद्र और दर्शनी जी एक दूसरे को मायूसी से देखने लग जाते हैं। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ।